तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस यूनिट में हम बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर थ्रू लिविस-स्टॉर्ट स्ट्रक्चर, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशंस हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपके डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, दैट इज योर VSEPR थ्योरी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होती है और कैसे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपकी सबसे एंड में हम देखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसकी एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आप डिफरेंट कंपाउंड्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, राइट। तो ये थ्योरीज जो है ये ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन और जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये दो टॉपिक्स आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे आपके और टॉपिक्स लाइक डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक है दैट इज व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो केमिकल बॉन्ड का सिंपली मतलब ये होता है कि मेरे पास एक एलिमेंट है या मेरे पास एक एटम है, राइट। वो एटम दूसरे एटम से जब बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने का मतलब है वो उसके साथ जब कंबाइन होगा, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर वो एक मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। अब वो कैसे आपस में कंबाइन होंगे और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। कैसे दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एटम्स आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, वो जो हमारे पास है वो क्या करते हैं, एटम्स आपस में शेयर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे बॉन्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्ड जो है ये 3 टाइप का होता है, राइट। एक हमारे पास होता है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक मेरे पास यहाँ पे होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक मेरे पास यहाँ पे हो जाता है मेटालिक बॉन्ड, एक मेरे पास यहाँ पे हो जाता है आयनिक बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपली हमारे पास ये होता है कि दो एटम्स जो होते हैं हमारे पास, उन दो एटम्स में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, राइट, H, ये मिलके दो हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम जो है ये आपस में क्या करते हैं, इसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसमें 1s1 है। ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है अपना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इसको हम थ्रू लिविस-डॉट स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, राइट। ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये वाला हाइड्रोजन, एक सेकंड आप रुको, ये वाला इसको शेयर करता है, ये वाला इसको शेयर करता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे के साथ, दूसरा अपना शेयर करेगा इसके साथ। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी को हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाते हैं कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ आपका शेयर कर रहा है। इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये हमारे पास दो मेटल एटम्स के बीच में बनता है, राइट। मेरे पास मेटल है, मेरे पास सोडियम मेटल है, राइट। यहाँ पे मेरे पास दूसरा सोडियम मेटल है, राइट। ये मेरे पास दो सोडियम के एटम्स है, सोडियम के जो हमारे पास सोडियम मेटल है उसमें दो सोडियम के हमारे पास यहाँ पे एटम्स है। तो होता ये है, हमारे पास कोई भी एटम होता है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, फिर हमारे पास यहाँ पे शेल्स होती है, शेल्स में हमारे पास फिर वैलेंस शेल्स हो जाती है, राइट। इसमें हमारे पास फिर वैलेंस शेल्स हो जाती है, वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब होता यहाँ पे ये है कि जो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले एटम्स इतने दूर थे, अब ये हो जाए, अब क्या होगा, इनमें ये एटम्स जो है हमारे पास
मान लीजिए पहले एटम्स जो थे मेरे पास, दो एटम्स थे मेरे पास, सोडियम का एक एटम और ये दूसरा सोडियम का एटम, ये पहले इतने दूर थे, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस ऑफ ए, इसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, और मेरे पास अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये मेरे पास एटम्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ये एटम्स जो है ये लगभग इतने पास आपके आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये एटम्स जब एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे और आ जाएंगे, ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, तो ये एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे आ जाएंगे, जिससे फर्दर ये एटम्स और क्लोज नहीं आ सकते। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, इसमें अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी, डोमिनेट करेंगी, जिसकी वजह से अगर ये फर्दर ये एटम्स पास आए तो इनकी बीच की जो सिस्टम की यहाँ पे एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। कोई भी सिस्टम यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है, तो इन्हीं एटम्स, जो हमारे पास ये एटम्स हैं, ये भी क्या करते हैं, जब ये दूर होते हैं तो इनकी जो एनर्जी हमारे पास होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो जब ये पास आते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल, आप अगर फिजिक्स में पढ़ते हो, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे हमारा, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब ये पास आएंगे तो वो कम होगी, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब इनमें जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, राइट, जिसपे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके और पास आएंगे एक दूसरे, उससे ज्यादा क्लोज ही आएंगे, तो उसमें क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये अब डोमिनेट नहीं करेंगी, अब इनके बीच की जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगी। यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप इनको और नजदीक लाने की कोशिश करोगे, राइट, इनको अगर मैं और नजदीक लाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी बढ़नी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसी को आप एक ग्राफ के थ्रू समझ लो। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये मेरे पास एनर्जी है, राइट। इनको मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो ये दो एटम्स है, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया, और जब अट्रैक्ट करना शुरू किया तो जो हमारे पास एनर्जी थी विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी कम हो रही थी, एनर्जी कम हो रही थी। उसके बाद जो हमारे पास इन एटम्स ने क्या किया, ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ गए, फिर आपने इनको फर्दर क्लोज लाया, अब ये एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे आ गए हैं, राइट। पहले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी थी, फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होके इतनी रह गई, अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होके इतनी सी रह गई, राइट। इस मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे जिसपे ये दो एटम्स आपस में, राइट, बॉन्डेड है, या हम बोले क्लोजेस्ट है एक दूसरे के, इस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड, राइट। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, या हम इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस एटम। इस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और इस प्रोसेस को जिसपे ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ पे दो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास मिनिमम होगी, राइट। अब इसके बाद जब ये और ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हमारे पास है वो डोमिनेट नहीं करेंगी, अब रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे डोमिनेट करने लगेंगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है, इसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, राइट। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाता है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो ये था हमारे पास दूसरी टाइप का बॉन्ड, दैट इज योर मेटालिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो हमारे पास है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ पे आपके समझने के लिए हम इसको यहाँ पे, चलो आप इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ दो, राइट। यहाँ फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको अपने नोट्स में भी कॉपी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये मेरे पास थे कोवैलेंट और मेटालिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, राइट। मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आप देखो, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में बोला था कि इसमें हमारे पास 3s1 होता है आउटर मोस्ट शेल में, राइट। 3s1 मैंने आपको बोला था। यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, राइट। इसमें बोला था मैंने आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है दैट इज 3p5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है s सबशेल में, और इसमें एक की डेफिशिएंसी है, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की हो जाती है जो नियॉन की होती है, यानी कि नोबल गैस कोर,
जो इसका है जो नोबल गैस कोर है, सेकंड पीरियड में जो लास्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन इसका गेन करेगा तो 3p6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जो आर्गॉन की होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का हमारे पास जो बेसिक रीजन होता है वो कोई भी एलिमेंट या कोई भी आपका यूनिवर्स में जो हमारे पास एटम है वो क्या होना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, और यही रीजन होता है हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो इन्होंने क्या किया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकली हमारे पास खुद को स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल्ड हो रही है। और कोई भी चीज़ जो हमारे पास कोई भी एटम जिसका हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फुलफिल्ड होता है वो हमारे पास स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स जो आपको समझने थे। तो मेटालिक बॉन्ड में हमने देखा सोडियम और सोडियम जब बाइंड करते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इस को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड हमारे पास होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो, जैसे Na+ और Cl- कंबाइन करते हैं और ये NaCl बनाते हैं। ये मैं आपको डिटेल में आगे आयनिक बॉन्ड बताऊंगा, फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेविस-डॉट स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास ये लेविस-डॉट स्ट्रक्चर है, राइट, तो लेविस-डॉट स्ट्रक्चर जो था ये आपके दिया था किसने, ये आपका दिया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कौशल, राइट, इसका नाम था कौशल। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कोई भी एटम जो हमारे पास है ये जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड बनाने का बेसिक रीजन ये होता है कि ये क्या होना चाहता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। इधर ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, दैट इज योर 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करना चाहता है, या फिर ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है, राइट। तो ये थे हमारे पास लेविस-डॉट स्ट्रक्चर जो आपके कौशल ने दिया था। इसने क्या बोला, या तो एटम आपका डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है या फिर आपका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो मेरे पास एग्जांपल है H2O की, तो इसका लेविस-डॉट स्ट्रक्चर वैसे आपको पता होगा कि H2O में हमारे पास इसका ये कैसे बॉन्डिंग करता है, बट अगर मैं आपको बेसिक लेवल पे बताऊं कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होते हैं आपस में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर में यहाँ पे मेरे पास होता है ऑक्सीजन, राइट। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है, इसकी वैलेंसी होती है 6। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर हमारे पास इसके सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा ये कि जो हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, वो ये ऐसे कंप्लीट करेगा, राइट। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इसके साथ, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। और जो मेरा यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन है, राइट, जो मेरे पास यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके पास जो वैलेंस शेल है दैट इज 1s सबशेल, राइट। और 1s सबशेल में क्या कर सकता है, सिर्फ 1s सबशेल में हाइड्रोजन जो है ये एक ही चीज कर सकता है, एक सेकेंड, 1s सबशेल में हाइड्रोजन एक ही चीज कर सकता है, वो ये है कि ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या कर सकता है या फिर दे सकता है, इसलिए इसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बट यहाँ पे क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपना शेयर करेगा और ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करेगा, और इसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ऑक्सीजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके पास 2p सबशेल है, इसके पास 2s सबशेल है, दोनों में मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ पे बना लेगा ये अपना ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारे पास H2O का लेविस-डॉट स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फिर ऑक्सीजन है, राइट। अब ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन में हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो ऑक्सीजन में मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, एक मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये आपस में डबल बॉन्ड बनाता है, जो मैं आपको आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में प्रूव करके दूंगा। फिलहाल के लिए आप लेविस-डॉट स्ट्रक्चर से समझो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स। तो होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है ये मैं ऐसे दिखाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इधर रख दो, 2 इधर रख दो। अब ये क्या करेगा, एक सेकेंड आप वेट करिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो वाला है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। इसी तरह इसका ऑक्टेट इससे कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आ गए। अब ये वाला ऑक्सीजन भी इसके पास भी अभी फिलहाल के लिए कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो इसके वैलेंस शेल में भी हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले में देखा था आपने ऑक्सीजन का जो हमारे पास ऑक्टेट था वो कंप्लीट हुआ था। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। इस हाइड्रोजन के पास हमारे पास 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2 आए थे। इसी तरह आप यहाँ पे C2H4 दैट इज जो आपका इथीन है इसका देख सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन होता है, फिर हमारे पास इस कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इस कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इधर रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दो, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन आप इधर रख दो, 1 इधर रख दो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा ही करोगे। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है पहले अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। सब हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनका डुप्लेट यहाँ पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसी तरह ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, राइट। ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। सबका यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बचे हमारे पास सेंटर में कार्बन। तो इस कार्बन की आपको क्या, इस कार्बन के लिए आपको क्या करना है, इस कार्बन में आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसके आपके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये आपके यहाँ पे जो हमारे पास ईथेन मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बन है ये आपका इस कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, राइट। ये ऐसे इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करेगा। तो इसके आप अब हर एक एटम यहाँ पे देख लो, उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले कार्बन का। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसी तरह ये वाला जो है इसका भी यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इथाइन आ जाता है। इसके लिए भी आप खुद कर सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, 3 में इधर रख रहा हूँ 3 इधर रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये इथाइन में क्या होता है, इथाइन में आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रख देते हैं क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैलेंसी क्या है, 1, इसकी क्या है 1। अब जब ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अब ये कार्बन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने चाहिए, इसको 4 और चाहिए। तो ये इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके शेयर कर रहा है ये वाला, तो इसके पास अपने 4 और इसके 4 हो गए 8। तो ये हमारे पास तरीका होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिखने का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या होता है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब हमारे पास ये जो है, अब हम इसको सिंपली अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, जो मेरे पास H2 है इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे ऑक्सीजन दिखा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये H2O को लिखने का तरीका। इसी तरह ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी 2 शेयर कर रहा है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये इथाइन है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर रहा है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। जो मेरे पास यहाँ पे ये बॉन्ड है, इस पे ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये वाला बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक ये और एक ये, राइट। ये वाला रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हमारा सिंपल तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, इसके स्ट्रक्चर को। इसी तरह हमारे पास जो इथाइन होता है इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो ये था हमारे पास तरीका कि कैसे हम यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को दिखाते हैं थ्रू बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं, दैट इज योर बॉन्ड पेयर।
तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, सिंपली जो हमने यहाँ पे ये बॉन्ड दिखाया, राइट, जो हमने ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाई, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड है बॉन्ड पेयर, राइट, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर हमारे पास वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिलहाल तो आगे जाके मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे इथेन मॉलिक्यूल है, इस इथेन मॉलिक्यूल में मेरे पास क्या होता है, ये ऐसा होता है, वैसे तो ये टेट्राहेड्रल होता है, फिलहाल के लिए आप देख लो ये ऐसा होता है। तो इसमें हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड्स है, या फिर बोल सकते हो इसमें हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर है। फिर हमारे पास लोन पेयर की बात आती है। जैसे मेरे पास अमोनिया है, इसमें मेरे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें एक यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, राइट, दीज आर योर 3 बॉन्ड पेयर्स, ये और ये। और इसमें हमारे पास एक यहाँ पे लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी और एटम से बॉन्डेड नहीं है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपकी केमिकल रिएक्शन में। तो इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग में रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में है, बट इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, वो किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है। इसको बोलते हैं लोन पेयर, जो क्या होगा, अकेला होगा। लोन का मतलब अकेला, और लोन पेयर का मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका रिएक्ट नहीं करेगा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो दैट वाज योर बेसिक लेस डॉट स्ट्रक्चर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आयनिक बॉन्ड, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आयनिक बॉन्ड इज नथिंग बट bond that results because of complete transfer of electrons from one atom to another atom। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको एक साइकिल से, उसको हम बोलते हैं बॉन हेबर साइकिल, राइट। तो मेरे पास आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए प्रीरिक्विजिट ये होता है कि मेरे पास गैसियस एटम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ, आयनिक बॉन्ड बनता है एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए एक मेटल और एक नॉन मेटल। नॉन मेटल में मेनली हम यहाँ पे हैलोजेंस को यूज करते हैं। तो मेरे पास जो मेटल है ये अगर सॉलिड स्टेट में है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और सब्लिमेशन एनर्जी में जब मैं दूंगा ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये गैसियस मेटल को मैं दूंगा आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकल जाएगा और इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैटाइन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिमूव। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा है हैलोजन, वो भी हमारे पास अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको भी पहले देंगे सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके गैसियस स्टेट में। उसके बाद जो हमारे पास ये गैस आपका है हैलोजन, इसको आप दोगे क्या, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, ये X- में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, और यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसी चीज को मैं अगर इन्हीं इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस को मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूं तो होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आप खुद देखो। इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ये और ये है यहाँ पे, सॉरी, ये जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है कट जाएगा। यहाँ आप ऐसा बोल लो, जो हमारे पास ये मेटल है, ये M जो है Mg गैसियस मेटल, और सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली X गैसियस, राइट। ये आपके मिलके क्या होंगे, इसमें M कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हो रही है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी टाइप की इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, बट ये आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। अब आप सिंपली यहाँ पे देखो, मेरे पास जो मैंने यहाँ पे मेटल आयन बनाया है, राइट, और जो मैंने यहाँ पे गैसियस क्या बनाया है, एनाइन बनाया है। ये मेटल कैटाइन और ये हमारे पास नॉन मेटल गैसियस एनाइन रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज अ सॉलिड कंपाउंड, और इसी को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इसी को आप समझो
इन टर्म्स ऑफ NaCl। NaCl क्या एक आयनिक कंपाउंड, एक सॉल्ट है। अब ये कैसे बनता है आप देख लो। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, Na गैशियस। इस Na गैशियस को आप क्या करते हो, आयनाइजेशन एनर्जी देते हो, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके Na गैस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके Na प्लस गैशियस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये हैलोजन गैस है। हैलोजन गैस मेरे पास कौन सी है, क्लोरीन लेते हैं हम, तो क्लोरीन गैस है। इसको क्या करते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होती है, राइट। इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास Na, ये Na है आपका, Na गैस, राइट, प्लस Cl जो हमारे पास ये दूसरा है Cl गैस, ये रिएक्ट करके आपके देंगे Na प्लस और Cl माइनस, राइट। अब ये Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके आपका बनाते हैं NaCl सॉलिड, राइट। और ये हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड बनने के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होगी कि जो एनर्जी हम यहाँ पे दे रहे हैं और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, राइट। तो कंडीशन ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी के। बट अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा नहीं हुआ देन क्या होता है, इन केस आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। उस केस में क्या होता है, इसको कंपनसेट कर देती है आपकी सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। जब आयनिक क्रिस्टल बनता है आपका, एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, वहां पे एक और एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे लास्ट स्टेप पे, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सब्लिमेशन एनर्जी। तो जब आपका एक सब्लिमेशन एनर्जी नहीं बोलते उसको, सॉरी, लैटिस एनर्जी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। तो जब आपका एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है, जो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब जितनी एनर्जी आपकी निकल रही है और जितनी आपकी एनर्जी आप दे रहे हो वो बराबर है, या हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है जो आपको देनी पड़ रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा है, तब भी एक आयनिक कंपाउंड बन सकता है, राइट, क्योंकि उसको कंपनसेट कर देती है आपकी एक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। इसको कंपनसेट कर देती है एक टाइप की एनर्जी जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जो रिलीज होती है। ओवरऑल ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बराबर है। अगर बराबर है तो लैटिस एनर्जी निकलेगी, वो कंपनसेट कर देगी, अगेन जो रिलीज एनर्जी है वो गिवन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह मेरे पास अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने दी है वो ज्यादा है और एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो है जो रिलीज हो रही है वो कम है, तो इसमें क्या हुआ कि आपने एनर्जी ज्यादा दे दी और कम रिलीज हो रही है, तो नेट आप एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो। बट यहाँ पे कंपाउंड में अपनी भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है जब वो बनता है, दैट इज लैटिस एनर्जी, ठीक है, वो रिलीज होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इस साइकिल को बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड। जो मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन की एग्जांपल आपको दी थी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये म्यूचुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में शेयर करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्शली शेयर करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्शली शेयर करता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं covalent bond. So it is a bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octet. ठीक है, इसका octet complete हो जाता है, इसका भी octet complete हो जाता है, इसको हम बोलते हैं covalent bond, right? So these were your types of bonds. Next हमारे पास आ जाता है limitations of the octet rule. यहाँ हमारे पास जो Lewis dot structure है इसका लिमिटेशंस क्या था। लिमिटेशन इसका ये था कि जब आप ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जैसे BeCl2, इसमें हमारे पास क्या आ रहा था, जो सेंट्रल एटम हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था या उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। जैसे मेरे पास BeCl2 है, बेरिलियम में हमारे पास 1s2 2s2 आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो 2s सब शेल में है, राइट। और मेरे पास यहाँ पे 2s सब शेल में, इसके पास 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में 2 है। और क्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, तो वो हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो मैंने क्या किया, इसका क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करा, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट करा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करा। फिर मैंने सोचा कि मैं बेरिलियम जो सेंटर में है
ये बेरिलियम है, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करूं तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ शेयर करा दिया, इसको भी शेयर करा दिया। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रल एटम में जो हमारे पास बेरिलियम है, इसमें टोटल वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है। इसी तरह हमारे पास BF3 है, तो BF3 में भी आप देखोगे, अब मैं डायरेक्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से दिखा देता हूँ। तो BF3 में भी हमारे पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपका यहाँ पे बन रहा है। जैसे AlCl3 भी आप देखोगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ कंपाउंड्स आते हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो है, इसमें जो वैलेंस शेल में है उसमें 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है आपकी SF6। तो SF6 जब आप बनाते हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है जो आप अगेन हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे ऐसा आता है, राइट। ऐसे इसके 6 फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड होते हैं। अब एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे हमारे पास ये हो गए। टोटल आप इनको काउंट करोगे, ये निकल के आ जाएंगे आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, राइट। एज पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए था या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था। इसके कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह IF7 के निकालोगे, इसमें वैलेंस शेल में आ जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें क्या है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। PCl3 में आप देख लो, PCl3 में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट। PCl3 का स्ट्रक्चर आपका कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ये भी आप आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें भी क्या हो जाता है, आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, इसने ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया। तो ये लिमिटेशन थी हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर की या कॉसल अप्रोच की। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास सिंपली, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी एटम के पास, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसी ऐसे एटम को दे देगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसको हम बोलते हैं सिंपली आपकी केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक हमारे पास अमोनिया है, इसके पास क्या है, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो फ्री है। फिर मेरे पास यहाँ पे BF3 है, राइट। अब जो मेरे पास BF3 है, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो बोरॉन जो है, जो मेरे पास यहाँ पे क्या है, बोरॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के डायरेक्टली इसको दे देगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बैक बॉन्ड, राइट। बैक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसको दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बैक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे NH3 है, राइट। ये दिखाने का तरीका असल में होता ऐसा है, ये जो ऊपर मैंने दिखाया था। और मेरे पास यहाँ पे BF3 है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p1 है। इसके पास 2px में 1 है और 2py और 2pz जो है वो खाली है। तो 2 ऑर्बिटल्स खाली है, अपने इलेक्ट्रॉन्स उठा के उसको दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के इसको दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका ऐसा दिखता है आपको। अब यहाँ पे आपको चेंज कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज क्या आया। तो ये जनरली हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ये BF3 है, इसमें हमारे पास बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी sp2, ठीक है। यहाँ पे स्टेरिक नंबर इसका 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा फिर से किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका बनता है, राइट। उसके बाद हम आते हैं आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे। तो VS-EPR थ्योरी जो हमारे पास बोलती है, ये बोलती है कोई भी कंपाउंड आपका बनता है, राइट, कोई भी कंपाउंड आपका बनता है तो उसमें जो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स है, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे पास है, एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और मेरे पास जो लोन पेयर्स है, वो उस मॉलिक्यूल में ऐसे ओरिएंट होते हैं साइज दैट उनके बीच जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। अब रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर के बीच में, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर या एडजेसेंट बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम होगा, तो
रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और हर कोई मॉलिक्यूल या हर कोई चीज़ जो यूनिवर्स में है वो क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो ये यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द, पहली बात तो ये कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें क्या होगा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, खाली उन कंपाउंड्स में एप्लीकेबल है जिनका सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है, कंपाउंड्स हैविंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप देखो, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव so far apart from one another that there are no further repulsions between them, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है मॉलिक्यूल में और मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे BF2 है। BF2 में मेरे पास 2 सराउंडिंग एटम्स है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर्स है। एक मेरे पास ये बॉन्ड पेयर है, एक मेरे पास ये बॉन्ड पेयर है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं सॉरी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे ओरिएंटेड है कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम है। तो वो कैसे होगा, इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम, इनके बीच में इनकी ओरिएंटेशन कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, ये ऐसे ना होके यहाँ पे ऐसे होते, राइट। ये F होता, ये दूसरा F होता, इनके बीच बॉन्ड एंगल से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री होता। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करते, ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो मॉलिक्यूल है अनस्टेबल हो जाता, या फिर इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 80 डिग्री हो जाता। अगेन ये अनस्टेबल होता क्योंकि ये रिपेल करते, बट यहाँ पे हमारे पास ये 180 डिग्री पे है, इनके बीच में अच्छा खासा यहाँ पे गैप आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन अब कम से कम होगा। और यही हमारे पास VSEPR थ्योरी बोलती है कि मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ऐसे जो हमारे पास बॉन्ड्स है वो ओरिएंटेड रहते हैं, राइट। तो ये था BF2। इसी तरह मेरे पास कोई मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हो, तो वहां पे मिनिमम रिपल्शन कब होगा, जब तीनों बॉन्ड पेयर्स आपस में 120 डिग्री पे ओरिएंटेड हो गए। जैसे मेरे पास यहाँ पे BF2 है, उसके बाद में BF3 ले लेता हूँ। तो BF3 में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर जो होते हैं, या हमारे पास 3 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये 120 डिग्री एंगल पे आपके ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे ये 180 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। इसी तरह मेरे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, जैसे CH4 है या CCl4 है। इसमें जो हमारे पास एटम्स होते हैं ये 109.5 डिग्री एंगल पे यहाँ पे ओरिएंटेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है। कोई और ओरिएंटेशन ऐसी नहीं है जिसपे इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल है इसके पास मिनिमम रिपल्शन है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। नाउ अब आगे पढ़ोगे यहाँ पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल रिपल्शन कॉजेस डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल था जिसमें क्या था, नॉर्मल ज्योमेट्री थी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल अमोनिया है जिसमें एक लोन पेयर B है। अब होगा क्या, यहाँ पे एक चीज आप याद रखोगे, यहाँ पे जो रिपल्शन हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स में वो हो रहा है बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, राइट। इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, एक तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स आपस में रिपेल करेंगे, साथ में यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि जो लोन पेयर है इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, राइट। अब ये जो हमारे पास लोन पेयर्स है, ये बॉन्ड पेयर्स को जो रिपेल करेंगे, इसका रिपल्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू रिपल्शन बिटवीन दीज बॉन्ड पेयर्स। इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन इज मोर बिटवीन अ लोन पेयर and a bond pair than a bond pair and a bond pair. So extent of repulsion is of the order lone पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि जो लोन पेयर है ये ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यहाँ से इसको रिपेल करेगा, तो होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है 4, यहाँ पे मेरे पास टोटल मैं बोलूँगा 3 एटम्स और 1 लोन पेयर है। तो टेक्निकली अगर हम देखें 4 यहाँ पे ओरिएंटेशन है, तो एंगल होना चाहिए था आपका कितना, एंगल होना चाहिए था आपका यहाँ पे 109.5
5 डिग्री, राइट, 109.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। बट होता यहाँ पे ये है, जो हमारे पास लोन पेयर है ये इसको यहाँ पे रिपेल करता है, इसको रिपेल करता है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है डिस्टॉर्ट हो जाती है और ये बॉन्ड एंगल चेंज होता है। कितना चेंज होता है वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो H2O मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो H2O में हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है, तो यहाँ पे लोन अब 3 टाइप के रिपल्शन आएंगे। एक तो लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन, तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जो लोन पेयर रिपल्शन है ये इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से भी ज्यादा होता है। तो ऑर्डर अगर आप देखो फाइनल हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर यहाँ पे रिपल्शन। Now bond pair and lone pair help in determining the shape and geometry of molecule। तो अब मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि लोन पेयर से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री देखने के लिए हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों यूज करते हैं, और शेप अगर देखनी हो तो उसके लिए ओनली बॉन्ड पेयर्स का यूज होता है। तो आपको ये VSEPR थ्योरी को याद रखना है। ये सिंपली एक चीज बोलती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में ऐसे ओरिएंट होते हैं सच दैट रिपल्शन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, और जो हमारे पास लोन पेयर होता है ये ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है, जैसे यहाँ पे किया था। ये बॉन्ड एंगल को इसने डिक्रीज किया था अमोनिया के मॉलिक्यूल में, NH बॉन्ड एंगल को जो हमारे पास थे यहाँ पे हमारे पास 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। बट ये लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये थोड़ा सा इधर चला जाता है, ये थोड़ा इधर चला जाता है, ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होके 104.5 डिग्री हो जाता है। होना चाहिए था इसको 109.5। इसी तरह मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर्स है, ये आपस में तो रिपेल करेंगे ही करेंगे, ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड एंगल और डिक्रीज होगा, ये 109 से डिक्रीज होके हो जाता है आपका यहाँ पे अमोनिया में आपका हो जाता है 107 डिग्री का, यहाँ पे हो जाता है 104.5 डिग्री का। तो ये थी हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और याद रखना आप ये ऑर्डर, दैट इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर देन रिपल्शन बिटवीन 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड इट इज ग्रेटर देन रिपल्शन बिटवीन अ बॉन्ड पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर। नाउ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर मेंशन्ड है, राइट, और मॉलिक्यूल का टाइप भी मेंशन्ड है। AB2 टाइप का मतलब एक सेंट्रल एटम, 2 सराउंडिंग एटम, एक सेंट्रल एटम, 3 सराउंडिंग एटम, एक सेंट्रल एटम, 2 सराउंडिंग एटम्स और एक लोन पेयर, एक सेंट्रल एटम, 4 सराउंडिंग एटम्स, एक सेंट्रल एटम, 3 सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आपको समझ में आएंगे जब आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन समझ लोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पहले देख लेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन, उससे पहले हम देखते हैं VBT, ठीक है। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन देख के इन मॉलिक्यूल्स की जो आपकी शेप और ज्योमेट्री है वो देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये आपकी डेवलप की थी हीटर और लंडन ने, और इसको लेटर ऑन क्या किया था, पॉलिंग ने मॉडिफाई किया था। नाउ पोस्टुलेट्स आप इसके देखोगे, सबसे पहले हमारे पास VBT दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है हमारे पास कि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है ये बनता है जब हमारे पास एटम्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, डिफरेंट एटम्स के आपस में जब वो ओवरलैप करेंगे तब जाके हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड होगी। तो एक बॉन्ड तब बनेगा जब क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ 2 एटम्स होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो हमारे पास बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और उसका स्पिन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली ये चीज बोलता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल BeCl2 है, ठीक है, BeCl2 मेरे पास यहाँ पे है। तो इस BeCl2 में क्या है आपका, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है ये मैं आपको कहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैं आपको यहाँ कहीं पे दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे BeCl2 है, इसमें मेरे पास बेरिलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या है, 1s2 2s2। तो इसमें हमारे पास 2s2 है, मतलब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद इसमें होगा 2p, बट वो 2p इसका क्या है, खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इधर पहुंचा देता है, इसमें बचता है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बचता है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास क्या होगा, इसके पास बॉन्डिंग के लिए फिलहाल एक s सबशेल है, एक p सबशेल है, और p में भी कौन सा, px, राइट, दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz, जो मैं आपको अभी तक पढ़ाता आया हूँ। क्लोरीन में ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे, इसमें हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3p5 है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास 3p5 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 क्लोरीन एटम एक बेरिलियम से बॉन्ड बनाएंगे। तो एक तरफ मेरे पास बेरिलियम है, इसमें मेरे पास 1s सबशेल में इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास इसमें px सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, राइट। px इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ p ऑर्बिटल को। तो जो मेरे पास सब शेल नहीं ऑर्बिटल, इसमें s सब शेल में या s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है एक साइड से, दूसरी साइड इसमें px में इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, राइट। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। तो होगा क्या कि एक क्लोरीन है, इसमें हमारे पास 3p5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब 3p5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ऐसे है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एक्सेस में है, जो ये क्या करेगा, जो ये इसके साथ बॉन्डिंग में डालेगा। अब मेरे पास क्योंकि दो जगह से बॉन्ड बनाना है, तो एक और क्लोरीन एटम आएगा जिसका 3p5 कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस s सब शेल के साथ बॉन्ड बनाएगा, s सब शेल के इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्लोरीन है, इसका हमारे पास p ऑर्बिटल आया, यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्लोरीन है, इसका p ऑर्बिटल आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। फिर जब ये कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये ऐसे दिखेंगे आपके। कैसे दिखेंगे, ये आपका यहाँ पे ऐसा दिखेगा, यहाँ पे इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दूसरे क्लोरीन का, तो ये ऐसा दिखेगा। अब इसमें यहाँ पे इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाएंगे, इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाएंगे, दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारे पास VBT बोलती है, राइट। सो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ओवरलैप। अभी ओवरलैप का एक्सटेंट कितना होगा, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्या करेगा, स्पेसिफाई या सिग्निफाई करेगा। ग्रेटर द ओवरलैप ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप अच्छा खासा होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। अब ये जो ओवरलैप है, ये मैंने आपको दिखाया सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैप, जब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द एटम्स यहाँ पे ओवरलैप होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की ओवरलैप कैसे होगा, कोएक्सियल ओवरलैप होगा या दूसरा दैट इज कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैप होगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये कोएक्सियल ओवरलैप है, राइट, कोएक्सियल ओवरलैप को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कोएक्सियल का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। जो हमारे पास एटम्स है, इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होती है, उसके अलोंग जब ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको हम बोलते हैं क्या, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल s सब शेल है, ये इसकी इंटरन्यूक्लियर, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये इसकी हो जाएगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये हमारे पास ऑर्बिटल्स, सॉरी मैं सब शेल्स बोल रहा था, ये ऑर्बिटल्स, ये एक तरह से ऑर्बिटल ही है। s सब शेल क्या है, एक ऑर्बिटल ही है, क्योंकि इसमें एक ही सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसको इंटरचेंजेबली मैं यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, ये दूसरे s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, राइट। इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप, इससे बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास एक s और एक p, ये p ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। तो ये हमारे पास अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का, इस टाइप का हमारा बॉन्ड बनेगा, इसको बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड, जो sp ओवरलैप से बनता है। तो ss ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका अपोजिट स्पिन हो जाएगा इस बॉन्ड में। नाउ मेरे पास pp ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। दो p ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगे, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे बनेगा मेरे पास बॉन्ड, इसको बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास इन ओवरलैप्स में से ss ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, sp ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, या pp ऑर्बिटल ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, इसमें से हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर आपको बोलूं तो वो ये होता है कि pp ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है देन sp ओवरलैप देन ss ओवरलैप। तो सबसे ज्यादा pp ओवरलैप की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर sp की, फिर आपके ss ओवरलैप की। आप खुद देखो यहाँ पे इसका ओवरलैप हुआ है ना कम, इसका रिलेटिवली ज्यादा हुआ है, इन दोनों का अच्छा खासा ओवरलैप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो जितना ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये था आपका कोएक्सियल ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैप। अब साइड वाइज ओवरलैप में क्या है, ये इस p ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इस p ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर टू दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। इससे क्या होगा, जो बॉन्ड मेरा बनेगा, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन इधर है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर है, तो यहाँ पे जो मेरे पास बॉन्ड बनेगा
तो वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे बन जाएगा, राइट। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करने को आपको देखते हुए मिलेंगे। नाउ इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, इसको स्लाइडली थोड़ा सा ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बॉन्ड को, और फिर हम इसको पूरा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो यहाँ पे नया इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास पी पाई ओवरलैप है, राइट। एक पी ऑर्बिटल और दूसरे पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, लेकिन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ने ओवरलैप किया। और यहाँ पे जो ओवरलैप होता है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड से कम होती है। कम क्या, बहुत कम होती है। इसी तरह हमारे पास पी पाई ओवरलैप हुआ। अब इसी तरह पी पाई और डी पाई ओवरलैप से भी पाई बॉन्ड बन सकता है। पी पाई डी पाई और ओवरलैप हम यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं, दैट इज योर, ये हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स वाई प्लेन में है, राइट। यहाँ पे मेरे पास मैंने पी एक्स ऑर्बिटल लिया। अब मुझे कराना है इनका साइड वाइज ओवरलैप। तो साइड वाइज ओवरलैप तब होगा जब ये क्या होगा, अलोंग द वाई एक्सिस जो है क्या करेंगे, अलोंग द वाई एक्सिस ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप का पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, राइट। अगर ये यही हमारे पास वाई एक्सिस के थ्रू ना आके एक्स एक्सिस के थ्रू आता तो ये ऐसे यहाँ पे ओवरलैप देखने को मिलता, ये इधर आता, ये इधर आता, आपको ओवरलैप ऐसा देखने को मिलता, राइट। फिर हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास पहले पी पाई फिर डी पाई। अब हम देखते हैं डी पाई ओवरलैप। तो एक डी ऑर्बिटल है, दूसरा मेरे पास डी ऑर्बिटल है, इनके बीच में पाई बॉन्ड कैसा बनता है, अलोंग एक्स एक्सिस ये ओवरलैप करेंगे तो आपका ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। इसी तरह हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस ये ओवरलैप करेंगे, वाई एक्सिस आपकी ये हो गई, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे पास पहला वाला सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास है पाई बॉन्ड जो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियस ओवरलैप की वजह से आपको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, राइट। नाउ एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि पहले जो आपका कंपाउंड होता है इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है, इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको पता है, और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में मेरे पास मुझे दिखाना है कि कैसे बॉन्ड बना। तो मेरे पास ऑक्सीजन में 2s2 2p4 है और इसमें मेरे पास 2s2 2p4 है। अब यहाँ पे ओवरलैप हुआ। अब ओवरलैप कैसे हुआ, तो मेरे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, जो 2p ऑर्बिटल है, 2p मेरे पास यहाँ पे सब शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ पे ऐसे पड़े हैं। इसी तरह इस वाले में भी px जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट py और pz में हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये py और py मिलके आपस में बनाएंगे बॉन्ड और ये करेंगे क्या, हेड ऑन ओवरलैप। ये मेरे पास क्या है, py ऑर्बिटल, ये मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन है, इसका py ऑर्बिटल। इन्होंने क्या किया, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इनकी ये हो जाएगी, इसके अलोंग ये ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे आपका सिग्मा बॉन्ड। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। यहाँ पे बना है आपका सिग्मा बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग में रखेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरे पास pz है, ये वाला ऑर्बिटल, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, इस ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, बट ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, जो कि आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा, राइट। ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, जो आपका कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखेगा। इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, राइट। और इसी को हम दिखाते हैं ऐसे। ये पहला बॉन्ड जो होता है हमारे पास ऊपर वाला, ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है पाई बॉन्ड। और हमेशा आप याद रखोगे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। तो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज अ पाई बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड उसके बाद हमारे पास बनता है पाई। इसी तरह मेरे पास N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है। तो मेरे पास क्या है, एक N2 है, इसमें 2p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा N2 है, इसमें क्या है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब होगा क्या, मेरे पास ये px है, ये py है, ये pz है। तो यहाँ पे पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के बीच में, फिर बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड py ऑर्बिटल्स के बीच में, फिर बनेगा pz के बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड। नाउ इसको मैं अगर दिखाऊं ऐसे, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो हमारे पास p सब शेल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, दैट इज योर आपका, एक तो px ऑर्बिटल है मेरे पास, राइट, एक मेरे पास py ऑर्बिटल है, एक मेरे पास यहाँ पे pz ऑर्बिटल है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे भी क्या है, px ऑर्बिटल है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे py ऑर्बिटल है दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, और pz ऑर्बिटल है अलोंग दिस z एक्सिस। तो ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन शो करी है, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये z एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है।
नाउ होगा क्या कि पहला बॉन्ड मैंने बोला जब पी एक्स ओवरलैप करेगा तो वो पी एक्स जो है मेरे पास ये आपका पी एक्स और पी एक्स है, अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इनकी ये हो जाएगी, तो अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड क्या है आपका, ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है। फिर आप दिखा रहे हो यहाँ पे पी वाई बॉन्ड बनाएगा, तो पी वाई ऑर्बिटल ये रहा आपका, यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल ये रहा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रही, बट ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड करेंगे, दैट विल बी लाइक दिस। तो ये ऐसे यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग इस टाइप से करेंगे। फिर मेरे पास यहाँ पे पीजेड बॉन्ड आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका पीजेड बॉन्ड बन रहा है, जेड ऑर्बिटल आपके ये रहे, ये इसका जेड रहा, इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, बट ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड करेंगे, और वो कुछ मैं आपको अब किसी और कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास बना है सेकंड पाई बॉन्ड, राइट। पहले मैं आपको फर्स्ट पाई बॉन्ड दिखाता हूँ। ये मेरे पास बना है पहले बना सिग्मा, उसके बाद बना पाई बिटवीन पी वाई, अब पी जेड के बीच में यहाँ पे आपका बनेगा दूसरा पाई बॉन्ड। तो अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो पहला बॉन्ड यहाँ पे बना है, दिस इज योर, रेड कलर से ही इसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये बना है सिग्मा, ये बना है दूसरा पाई, ये बना है तीसरा पाई। तो पहले बनता है सिग्मा, उसके बाद आपका बन जाता है पाई बॉन्ड, राइट। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दैट इज योर हेड ऑन ओवरलैप एंड योर कोलैटरल ओवरलैप। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनता है कोएक्सियल ओवरलैप से, जो मैंने आपको बोला अलोंग द एक्सिस जब ओवरलैप होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो आपका बनेगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कम रिएक्टिव होता है और ये बनता है आपका इंडिपेंडेंटली, राइट। अब जो पाई बॉन्ड होता है ये हमारे पास कोलैटरल ओवरलैप से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, जब आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और ये ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे होता है। और ये तभी बनता है जब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैप होगा तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आपका साइड वाइज ओवरलैप होगा। यहाँ पे आप देख लो खुद कितना ओवरलैप हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैप में कम हो रहा है ना। तो जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब सिग्मा में ज्यादा ओवरलैप हो रहा है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा की ज्यादा होगी पाई से। तो ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। और टाइप्स ऑफ ओवरलैप इसमें कैसा होता है। अब जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन इसकी ये थी, राइट। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। अब जो मेरे पास वीबीटी थी इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन वीबीटी की यहाँ पे ये थी कि मेरे पास जो ये BeCl2 मैंने दिखाया आपको अभी कि इसमें यहाँ पे एक 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे मेरे पास 2p है, ये क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ ये p ऑर्बिटल के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है, ये p ऑर्बिटल के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि इसका जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे मेरे पास ये है ना, ये वाला ये p ऑर्बिटल है, कौन सा 3p ऑर्बिटल बेरिलियम का, राइट। सो दिस इज 3p orbital of beryllium, this is 2p orbital of beryllium and this is overlapping with 3p orbital of chlorine, ठीक है। ये क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे हमारा ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड में होता है वो आपका होता है सबसे ज्यादा pp बॉन्ड, फिर sp, फिर ss ओवरलैप। तो pp ओवरलैप जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू PS ओवरलैप या SP ओवरलैप। तो यहाँ पे हमारे पास PP ओवरलैप हो रहा है, PP सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास SP ओवरलैप या SP सिग्मा बन रहा है। तो आपको ऑब्वियस सी बात यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास PP ओवरलैप होता है वो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है ज्यादा किससे, SP ओवरलैप से, ठीक है। तो PP ओवरलैप की स्ट्रेंथ SP ओवरलैप से यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो जो मेरे पास ये वाली बॉन्ड लेंथ है इसको अगर मैं L1 से रिप्रेजेंट करूँ, इस वाली को मैं L1 बोलूँ और इस वाली बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को मैं L2 बोलूँ, तो अब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है L1 की तो इसकी लेंथ कम होगी। तो मैं बोलूँगा जो L1 यहाँ पे मेरे पास है दैट इज
पीपी ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, वो कम होगी L2 से। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स आ रही है, डिफरेंट BCl बॉन्ड लेंथ्स आ रही है। तो ये था इसका एक मेजर ड्रॉबैक, लिमिटेशन किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसी को करेक्ट किया हमारे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अच्छे से समझो। इसका मतलब होता है हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, जिनकी अब यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलैप हुआ था इसमें एनर्जी डिफरेंट है ऑर्बिटल्स की। पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, एसपी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पीपी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, एस की एनर्जी कम है, पी की ज्यादा है, तो इनमें बॉन्ड एनर्जी का भी डिफरेंस आएगा, बॉन्ड लेंथ का भी डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करता है, जब कोई हमारे पास मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, ना कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इज एस एंड पी के बीच में, क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस होता है। इसी एनर्जी डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो करते हैं आपस में इंटरमिक्स। सो इट इज मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट, जिनकी क्या होगी, डिफरेंट एनर्जीज होंगी, जिसकी वजह से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा और आपके पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जीज इक्वल होंगी और आइडेंटिकल होंगी। और इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स जब बॉन्डिंग करेंगे तो हर एक बॉन्ड लेंथ आपको सेम देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो यही था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती है उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है, अनलाइक दीज डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी सेम होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ये कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका यहाँ पे कैसे होता है। तो BeCl2 एग्जांपल आप देख लो, एज पर VBT ये ऐसे बॉन्डिंग करेगा। ये मेरे पास इसका S सबशेल है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है क्लोरीन का, ये इसका p ऑर्बिटल है बेरिलियम का, ये क्लोरीन के 3p से ओवरलैप यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या होंगे, दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे डिफरेंट हो गए, इनकी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी और इनकी बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो एज पर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता ये है कि मेरे पास बेरिलियम जो है इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि ये हमारे पास 2s2 है, 2p जो हमारे पास यहाँ पे सबशेल है वो वेकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसको दे देता है। तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एक्साइटिंग दिस इलेक्ट्रॉन, अब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, दिस इज हाउ बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। अब आप यहाँ पे बोलते कि क्लोरीन का 3p आके इससे बॉन्ड बनाएगा और 2s जो था, सॉरी हाँ, इसका जो 2s है ये क्लोरीन के दूसरे 3p के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट दोनों की बॉन्ड एनर्जीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, या बॉन्ड लेंथ्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसीलिए यहाँ पे ये s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, एक s और एक p, तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, एक sp और दूसरी sp ऑर्बिटल। तो अगर मेरे पास एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल जो होंगे, जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 2 यहाँ पे मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसका नाम होगा sp, इसका भी नाम होगा sp। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग is equal to number of orbitals formed। जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे। अब मेरे पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। तो अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेरिलियम के अराउंड है, इंस्टेड ऑफ 1 p ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल जो यहाँ पे था। अब यहाँ पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाते हैं, इसका एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। तो मेरे पास बेरिलियम के अराउंड अब एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, क्लोरीन ऑर्बिटल्स के साथ ऐसे ओवरलैप करेंगे। अब मेरे पास दोनों बॉन्ड लेंथ्स क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। sp ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस जो होगा वही इस sp और p ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी सेम होंगी और मेरे पास बॉन्ड लेंथ्स भी सेम होगी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ यहाँ पे आपको स्टेरिक नंबर लिखा गया है, ये बेसिकली होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर। मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है लाइक CH4 है, या मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसका स्टेरिक नंबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो अमोनिया के लिए स्टेरिक नंबर हो जाएगा आपका, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो टोटल 3 + 1 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर।
इसी तरह मेरे पास यहाँ पे CH4 है, CH4 आपका ऐसा होता है, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं यहाँ पे, तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। तो ये हम बाद में ऐसे देखना था। अब हम यहाँ पे देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन करके बना रहे हैं आपके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं कितने, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपके बन रहे हैं। नाउ इसमें क्या होगा कि 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ ओरिएंटेशन में कैसे होंगे, इनकी ओरिएंटेशन ऐसी होगी, राइट। ये वाला sp ऑर्बिटल और ये वाला sp ऑर्बिटल ऐसे होगा, क्योंकि ये 2 एटम्स के साथ बॉन्ड करेंगे। तो एज पर VSEPR थ्योरी रिपल्शन मिनिमम हो तो ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे होगी, और फिर बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे होगी और मॉलिक्यूल ऐसे आपका बनेगा। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वही आपका बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाता है। नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने बोला 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ओरिएंटेशन की ये है। तो बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे ये 180 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री को हम बोलते हैं लीनियर, क्योंकि एक लाइन पे आ रही है तो उसको बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। अब यहाँ पे बॉन्डिंग अगर हम दिखाएं BeCl2 के केस में, तो एक क्लोरीन ऐसे आएगा, एक क्लोरीन ऐसे आएगा, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास BeCl, राइट, ये हमारे पास BeCl और BeCl बॉन्ड है, राइट। इसको हम बोलते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल का शेप, दैट इज लीनियर शेप। इसी तरह हमारे पास BeF2 और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे होगा, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। नाउ हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक हमारे पास s ऑर्बिटल और 2 हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, यहाँ पे 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी बन जाएंगी, और उन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन एज पर VSEPR थ्योरी 120 डिग्री पे ओरिएंट करेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। और फिर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्लोरीन जो है, इन केस ऑफ यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है किसकी, एग्जांपल BF3 या BCl3 की आप ले लो। तो 3 क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स, एक इधर आएगा एक इधर आएगा एक इधर आएगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और रिपल्शन मिनिमम रखने के लिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसी को हम ऐसे दिखा देते हैं, राइट। दिस इज BF3 या BCl3। तो ये B है, यहाँ पे एक बॉन्ड ये वाला है जिसको मैंने ऐसे दिखाया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, दूसरा एक ऐसे है, तीसरा ऐसे है, ये हमने पहले भी देखा था। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अब इसमें हमारे पास केसेस बनते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। या तो हमारे पास ये तीनों जो है ये क्या होंगे, तीनों के तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर की जगह यहाँ पे क्या हो, लोन पेयर हो। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर था, इसमें BF3 BCl3 BBr3 AlCl3 आता है। AlCl3 भी आपका ऐसा ही होता है, राइट। असल में इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे होता है, फिर हम इसको फाइनली ऐसे दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस है आपका ये वाला CCl2 या फिर CH2 या फिर हमारे पास SnCl2। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास यहाँ पे sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर ये CCl2 की बात की जाए, ये कार्बन है, इसमें एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल ऐसे करेगा, एक ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ऊपर एक लोन पेयर है। इसी को हम दिखा देते हैं फिर ऐसे, इसको हम दिखा देते हैं फिर ऐसे, ये Cl है, ये Cl है, और ऊपर वाले लोन पेयर को ऐसे दिखा देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। शेप इसकी अलग होगी, इसकी शेप होगी बेंट V शेप, क्योंकि शेप डिसाइड होता है आपके बॉन्ड पेयर से, ना कि लोन पेयर से, राइट। वो भी मैं आपको VSEPR में जब वो शेप्स दिखाऊंगा तो अब हम वहाँ पे ये अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये था हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन देख के बतानी है तो आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए हम देखते हैं स्टेरिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये हमारे पास BeF2 है, आपको पता है BeF2 ऐसा होता है, या BeCl2 है ये ऐसा होता है। इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, स्टेरिक नंबर इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो स्टेरिक नंबर 2 आ गया। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर 2 हम यूज करते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है हमारा स्टेरिक नंबर
2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास मॉलिक्यूल था bf3, इसमें मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर्स थे, लोन पेयर 0 था, तो स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज 3 प्लस 0 दैट इज 3 आएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा। ये अब ट्रिक आपको मैं बताऊंगा इसमें कि आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या है, एक s है एक p है, ये कितने हैं, 2 अल्फाबेट्स है ना ये, तो ये हमारे पास 2 है और 2 स्टेरिक नंबर होगी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे एक s 2p है, कितने हो गए 3, तो 3 स्टेरिक नंबर की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरह मेरे पास हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होगा, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स होगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे 4 हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स। तो ये s है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये मिक्स करके 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और एज पर VSEPR थ्योरी 4 ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एक दूसरे से किस एंगल पे, अब आप खुद बताओ किस एंगल पे होंगे, 109.5 डिग्रीज पे यहाँ पे ओरिएंटेड होंगे, सो दैट अगर कोई इनकमिंग यहाँ पे एटम इनके साथ बॉन्ड बनाएगा ताकि तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, तो ये 109.5 डिग्री पे आपस में ओरिएंटेड होते हैं, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109.5 डिग्री होता है। और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको हम बोलते हैं, राइट। अब इसमें भी हमारे पास केसेस बन जाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, राइट, कोई एटम आके बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बना रहा है, सेंटर में मेरे पास कार्बन है, ये 4 बॉन्ड पेयर हो। यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास 3 तो बॉन्ड पेयर हो और एक यहाँ पे मेरे पास क्या हो, लोन पेयर हो, जैसे मेरे पास होता है आपके अमोनिया में NH3 में। फिर मेरे पास ये भी हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब यहाँ पे मेरे पास एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाया, 2 मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर है, राइट, जैसा कि आपके वाटर मॉलिक्यूल में होता है। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से बोला था 1 और यहाँ पे 3 4 हो गया, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर 4 हो गया। स्टेरिक नंबर असल में हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम स्टेरिक नंबर देखते हैं, उनको ऐड करते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर को, वहां से स्टेरिक नंबर निकलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन बोल दोगे, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे 3 केसेस आते हैं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो मेरे पास CH4 एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे मेरे पास कार्बन होगा, ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, राइट। इसका हाइब्रिड sp ऑर्बिटल विच आर ओरिएंटेड एट व्हाट 109.5 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आके कंबाइन करेगा चारों डायरेक्शन से, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे हम इसको फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास 109.5 डिग्री। अब ये थोड़ा 3 डायमेंशनल होता है ये वाली ज्योमेट्री, ये हमारे पास प्लेन पे थी, लीनियर प्लेनर था। ये हमारे पास जो दूसरा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी हमारे पास प्लेन में था, बट ये वाला जो है sp3 ये प्लेन में नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐसे है, एक यहाँ पे ऐसे, जो आपकी स्क्रीन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये बाहर निकल रहा है एक बॉन्ड, एक हमारे पास नीचे की तरफ है, एक हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन, मतलब जो आपका स्क्रीन है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मगर अंदर की तरफ, ठीक है। जो आपकी स्क्रीन है इसकी, इसमें आप पेन घुसा दो अंदर की तरफ तो ये बॉन्ड ऐसे है, और दूसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर अपना पेन रख लो बाहर की तरफ, ये बॉन्ड ऐसे है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये जो हमारे पास बॉन्ड एंगल्स होते हैं 109.5 डिग्रीज होते हैं, और इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री आती है कैसी, ऑक्टाहेड्रल। इसमें हमारे पास पहला केस हम देख रहे थे चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, दूसरा केस ये हो सकता है हमारे पास कि 3 तो बॉन्ड पेयर हो जैसे NH3 में है, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें फ्री है क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 होती है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक s ऑर्बिटल, यहाँ पे मैंने NF3 लिखा है, या अगर हाइड्रोजन NH3 होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, यहाँ पे मेरे पास इसके 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आके 3 बॉन्ड बनाता, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रहता, राइट। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऐसे रहता, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाते हैं यहाँ पे, राइट। ये था हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस। अब इसी को मैं अगर फॉर NF3 दिखाऊं, ये मेरे पास N है, ये मेरे पास 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के यहाँ पे p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा ही यहाँ पे रह जाएगा, राइट।
नाउ इसी को मैं ऐसे दिखाता हूँ फिर कि ये मेरे पास N है, ये मेरे पास एक F नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है ये वाला, फिर मेरे पास ये वाला बॉन्ड, फिर मेरे पास ये वाला बॉन्ड, और ऊपर एक लोन पेयर इसका ऐसे रहता है। इसी तरह आप PCl3, PHC और NH3 के लिए भी बना सकते हो। फिर हमारे पास इसमें एक आता है 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर वाला केस। इसमें हमारे पास वाटर की एग्जांपल आ जाती है, राइट। जो हमारे पास में थर्ड वाला है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसमें हमारे पास आ जाता है एक, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 2 तो हमारे पास लोन पेयर होंगे, एक बॉन्ड पेयर, इसमें हमारे पास वाटर की एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ऑक्सीजन एक ऐसे होता है, तो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हो जाते हैं। इनमें हमारे पास 1-0, यहाँ पे एंगल उतना नहीं होता, ये चेंज हो जाता है एज पर VSEPR थ्योरी जो मैं आपको बताया था। नाउ दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपको पहले देख लो 1 3 और एक ये है, तो कितने हो गए, एक S है, 3 P है, एक D है, ऐड कर लो 1 3 + 2 5 आ गया, स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5, यहाँ पे मैंने आपको स्टेरिक नंबर क्या बोला 5। sp3 के लिए स्टेरिक नंबर बोला था हमने, हाँ, इसके लिए स्टेरिक नंबर था 4, इसके लिए स्टेरिक नंबर है 5। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये तो थी ट्रिक। अब कंसेप्ट ये है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स यहाँ पे और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके यहाँ पे बनाते हैं आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि आपके हो जाते हैं कितने, 5 sp3d 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन जाते हैं। और वो ऑर्बिटल्स आपस में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे आपस में ओरिएंट होते हैं, वो होते हैं कुछ इस तरह से। तो 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास इस प्लेन में 120 डिग्री पे होते हैं, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल ये आपके बोर्ड के प्लेन के या आपकी जो स्क्रीन है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मगर इस डायरेक्शन में, राइट। इसी तरह ये वाला ऑर्बिटल आपकी स्क्रीन के जो स्क्रीन है इसका जो प्लेन है इसके बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है, और ये वाला जो है ये आपके -x एक्सिस में है। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो 120 डिग्री पे ओरिएंट करते हैं। बट कितने हैं, 5, 2 और होते हैं। एक होता है आपका अबाउट दिस प्लेन, ये आपका जो है ट्राइगोनल प्लेनर एक तरह से, इसके ऊपर वाला जो हमारे पास ये है एक ऐसे ओरिएंट हो जाता है, 5वां ऐसा ओरिएंट हो जाता है। तो ये वाला ऑर्बिटल इन 3 ऑर्बिटल से 90 डिग्री एंगल पे है, राइट। और नीचे वाला ऑर्बिटल जो मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखते हैं हम, और ये वाला नीचे वाला ऑर्बिटल जो है मेरे पास ये वाला, ये भी इन तीनों से क्या है 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे ओरिएंटेड है, राइट। ये थोड़ा 3D में आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमारे पास टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें 3 120 डिग्री पे होते हैं और 2 जो है हमारे पास ऊपर और नीचे वाले ये इन 3 के साथ 90 डिग्री एंगल्स पे यहाँ पे होते हैं। इसी तरह ये वाला भी इन 3 के साथ 90 डिग्री एंगल्स पे है, राइट। इसमें भी हमारे पास फिर केसेस बन जाते हैं कि अगर यहाँ पे 5 के 5 बॉन्ड बन गए तो 5 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर वाला केस आएगा। अगर हमारे पास 5 यहाँ पे बॉन्ड्स बन गए, राइट, एक यहाँ पे लोन पेयर ऐसे ही रह गया तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस। इसी तरह 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाला केस, ये आप खुद आप कर सकते हो। तो 5 बॉन्ड पेयर वाले केस में आपको दिखा देता हूँ PCl5, राइट। इसका मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा होता है। इसकी मैं आपको थोड़ी शेप बना के दिखाता हूँ बेसिक वाली। तो ये P है, इसका एक ऑर्बिटल मैंने बोला आप नीचे होता है, एक ऊपर होता है, एक इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होता है, एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड होता है। दोनों 120 डिग्री पे होते हैं और तीसरा x एक्सिस में होता है, और ये इन दोनों के साथ क्या होता है 120 डिग्री एंगल पे होता है। और ये वाले क्या होते हैं, ऊपर और नीचे वाले, ये इन तीनों के साथ होते हैं एट 90 डिग्री एंगल। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे Cl5 है, तो Cl5 में क्या होगा आपका, Cl5 में यहाँ पे मेरे पास Cl का p ऑर्बिटल होगा, कौन सा 3p ऑर्बिटल। इसमें 5 Cl है, हर एक Cl ऑर्बिटल हमारे पास क्लोरीन में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5 है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5। तो इसमें एक p ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस है, तो ये क्या करेगा ऐसे यहाँ पे
बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। सिमिलरली ये इसके साथ यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ये p ऑर्बिटल इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ये p ऑर्बिटल इसके साथ ऐसे यहाँ पे थोड़ा ठीक तरीके से इसको हम बनाते हैं तो ये p ऑर्बिटल ऐसे बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड पेयर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। इसी को मैं अगर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास Cl 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 और Cl, ये तीनों 120 डिग्री पे है, ये तीन मेरे पास 120 डिग्री पे है, और ये हमारे पास ये वाला जो है ऊपर वाला PCl बॉन्ड है, इन तीन के साथ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे यहाँ पे है। तो ये था हमारे पास PCl5। इस तरह आप SbCl5 के लिए बनाओगे तो ये भी ऐसा ही होता है आपका SbCl5, ये भी ऐसा होता है। अब मैं आपको बोल रहा था स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर आप इसका लिख के देखो PCl5 और SbCl5 के लिए, तो स्टेरिक नंबर आएगा आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, बॉन्ड पेयर यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स है, राइट। तो स्टेरिक नंबर 5 आएगा, और 5 स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन में आपको बोली, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। इसी तरह आप 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के लिए भी देख सकते हो, उसमें SF4 की एग्जांपल आ जाती है। तो ये हमारे पास कैसा होता है, इसमें हमारे पास पहले तो आप देखो क्या SF4 का स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है, राइट। तो हमारे पास SF4 है, अब एक और SF होता तो हम इधर लगा देते, बट यहाँ पे एक क्या आएगा, लोन पेयर आएगा, क्योंकि फ्लोरीन 4 ही है, राइट। ये कुछ ऐसा आपका यहाँ पे दिखता है। सो दिस इज द शेप ऑफ SF4। इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर देखोगे तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज 4 + 1 5 आएगा, और वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और उसकी शेप आपको पता है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लीनर। ट्राइगोनल का मतलब ये हमारे पास है प्लीनर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लीनर, तो नहीं होना चाहिए था ये। सो दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ये, इसने यहाँ पे ट्राइगोनल प्लीनर लिखा है, तो दिस इज, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका यहाँ पे करेक्ट कर लोगे आप, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, सेंटर में आपका ये ट्राइगोनल प्लेन में आ रहा है, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी हमारे पास एक यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे हमारे पास पिरामिड बन रहा है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको हम बोलते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इसकी आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल इसके 3 120 डिग्री आते हैं, और इसके हमारे पास 6 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आते हैं, 3 इसके और 3 नीचे वाले के, राइट। तो ये था हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस, जिसका स्टेरिक नंबर 5 था। अब हम देखते हैं 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर वाला, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला केस। इसमें हमारे पास ClF3 की एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास, अब आप बोलोगे कि आपने लोन पेयर को यहाँ पे क्यों रखा, आपने इसको ऊपर क्यों नहीं रखा, राइट। आप बोलते कि जो हमारे पास ये है, आप इसको ऐसे भी तो रख सकते थे, इनको 120 डिग्री पे 3 को रखते, इसको यहाँ पे रखते, इसको ऊपर रखते। रीजन यहाँ पे ये है, VSEPR थ्योरी में मैंने आपको बोला था, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इन 3 को 120 डिग्री वालों को, 90 डिग्री को वालों को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सियल पोजीशन। तो जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस पे मैं लोन पेयर को रखूंगा, तो इसका क्या होगा, इस बॉन्ड पेयर के साथ 120 डिग्री एंगल पे है, ये 120 डिग्री एंगल पे है तो दूर है। यहाँ पे क्या है, ये 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ 90 डिग्री पे आपका आ रहा है, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री पे 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये हमारे पास जो जियोमेट्री है ये वाली, ये क्या आ जाती है, गलत आ जाती है, और ये वाली ज्योमेट्री आपकी सही हो जाती है। इसी तरह मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, ClF3 है मेरे पास। अब मुझे पता है ClF3 देख के ही कि इसकी, अब अच्छा, अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता है कि ये, आपको आप पहले ही बना लेते हो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। मुझे क्या पता है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 5। अब क्लोरीन की वैलेंसी अगर 5 होती है
और 5 स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो मैं इसको वैसे ही बनाता हूँ हमेशा। तो अब मेरे पास 3 यहाँ पे फ्लोरीन है, कहाँ पे डालूंगा, तीनों को इक्विटोरियल पे डाल दूंगा, नहीं लोन पेयर बी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3 ही फ्लोरीन है। तो हमारे पास पहले तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, राइट। पहले मैं इनको डालूंगा एक्सियल पोजीशन पे। अब मेरे पास एक फ्लोरीन बचा, इसको डाल देते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। 2 मेरे पास इसमें लोन पेयर होंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर ली है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 5 नहीं, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे 3 ने तो पार्टिसिपेट कर लिया, 2 और बचे हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने लोन पेयर्स को क्यों रखा, क्योंकि 120 डिग्री एंगल पे होंगे तो रिपल्शन मिनिमम होगा। हमेशा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना, बॉन्ड पेयर को एक्सियल पे डालना। तो ClF3 की शेप यहाँ पे ये आ जाती है। अब आप स्टेरिक नंबर भी इसका देख सकते हो, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर यहाँ पे मेरे पास 3 है, लोन पेयर 2 है, तो स्टेरिक नंबर 5 है। और आपको ट्रिक भी याद है, 1 3 2 1 3 हो गए 4 और ये D1 है तो हो गए 5, स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो मैं आपको फाइनली ये बताऊंगा कि जब भी आपको आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन देखनी हो किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आप जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी देख लो, राइट। आप सेंट्रल एटम की क्या देखोगे, वैलेंसी देखोगे। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे XeOF2 है, यह मेरे पास BrF3 है। अब BrF3 में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। मेरे पास BrF3 है, मुझे नहीं पता इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मुझे इतना पता है। पहला स्टेप मैं यहाँ पे देखता हूँ, स्टेप 1 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख लो सेंट्रल एटम पे कितने हैं, तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो इसमें हमारे पास NH2NP क्या है, NH2NP 5 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपको इसको क्या करने हैं, बांटने हैं। तो मेरे पास में पहले क्या कर लेता हूँ, BrF3 है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, 3 फ्लोरीन है। अब अगर ये हमारे पास मेरे पास बॉन्डिंग करेगा तो ये कैसे करेगा, 3 फ्लोरीन है, राइट। 3 फ्लोरीन है तो मेरे पास 3 फ्लोरीन मैं पहले एक्सियल पोजीशन पे डाल देता हूँ, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 7 वैलेंसी है तो ये 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, और 3 से ज़्यादा बॉन्ड आपके बनते हैं sp। 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, राइट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होती तो 4 बॉन्ड बनाता। यहाँ पे 4 से ज़्यादा है, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन होते, जैसे कार्बन के केस में था तो वो बनाता था 4 बॉन्ड ऐसे। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम तो ये 6 बॉन्ड बनाएगा, राइट। कितने, मिनिमम 6 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी वो थी हमारे पास sp3d मतलब 5। तो अगर मैं 5 बॉन्ड्स बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँ, बट मेरे पास 3 फ्लोरीन है, बाकी क्या होंगे, लोन पेयर। तो इन फ्लोरीन के साथ जब ये बॉन्डिंग करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे। अब बचे कितने, 4, तो वो 2 पेयर बचेंगे मेरे पास। तो उनको मैं कहाँ रखूंगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। तो पहले मैं एक प्लेन बना लेता हूँ, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर रख लेता हूँ, राइट। अब मेरे पास 3 फ्लोरीन है, राइट। अब वो कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, एक फ्लोरीन अगर मैंने एक्सियल पे रखा ऊपर, एक रखा नीचे, तो एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। अब स्टेरिक नंबर देख लो, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर यहाँ पे हमारे पास 3 है, लोन पेयर 2 है, स्टेरिक नंबर 5 आ गया। किसके लिए होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर 5 होता है। सिंपल है। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ये आपको विद टाइम समझ में आएगा। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहली बोल रहा हूँ, आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसको बुक से पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को, उसके बाद 2-3 बार आप इस लेक्चर को देखोगे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को, फिर जाके आपको ये क्लियर होना शुरू होगा। और जब आप इसको बहुत बार रिवाइज करोगे, 4-5 बार, तब जाके आपको फाइनली क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन समझ आएगा होता क्या है। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन देखते ही पता लगेगी कि ये क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, एक s 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स करके हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, जिनके नाम sp3d2 है। चारों के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये हमारे ऐसे अलाइन होते हैं। 4 ऑर्बिटल ऐसे हमारे पास पेज है, इसके प्लेन में है, राइट। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और 2 जो है अबव दिस
हमारे पास जो ये मेरे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर के ऊपर है दो, एक इसके नीचे है, तो 4 ऑर्बिटल्स है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ऐसा समझ लो कि जो आपका ये स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल है, लेकिन ये जा रहा है अंदर की तरफ, और दूसरा इसके अपोजिट आ रहा है आपकी तरफ, आपके लेफ्ट आर्म की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्बिटल है sp3d2 ऑर्बिटल, ये जा रहा है आपके बोर्ड के अंदर की तरफ, राइट, और दूसरा इसके अपोजिट यहाँ से बाहर आ रहा है आपके राइट आर्म की तरफ। फिर पांचवा जो इसमें हमारे पास ऑर्बिटल है वो जा रहा है ऊपर, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करो आप, मतलब आप हाथ अपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखो, इसके ऊपर जो ऑर्बिटल आएगा वो ये वाला है, नीचे आएगा वो ये वाला है, फिर इसी के परपेंडिकुलर आपने हाथ रखा ही है इधर सेंटर में, राइट। तो जो आपके हाथ से इधर जाएगा बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ, राइट, टुवर्ड्स योर इंडेक्स फिंगर, राइट, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसकी तरफ जाएगा, वो आपका ये वाला ऑर्बिटल है। उसके अपोजिट जो बाहर की तरफ आपके मतलब जो जिस ओरिएंटेशन में आप बैठे हो, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो तो ये ऑर्बिटल आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ये आपको अगेन स्क्रीन के प्लेन के अंदर, जो आपका स्क्रीन है इसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर प्लेन, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में अंदर जाते हुए दिखेगा और ये आपको बाहर आते हुए दिखेगा। इसके आप अगर चाहो तो मैं आपको इसके 3D मॉडल्स भी बता सकता हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, इसमें एनिमेशन के थ्रू आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसके यूट्यूब पे एनिमेशंस भी देख सकते हो ऑर्बिटल्स के, तो उससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। नाउ इसमें भी हमारे पास क्या बनते हैं, 6 हमारे पास बॉन्ड पेयर के केस, 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर के केस बन जाते हैं। अब 6 बॉन्ड पेयर हमारे पास SF6 है। जैसे ही मैंने SF6 देखा, मैंने क्या बोला कि इसमें तो भाई साहब हमारे पास SF6 में 6 बॉन्ड्स बनेंगे। 6 बॉन्ड का मतलब स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 6, और इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 के लिए हमारे पास 1 और 3 4, 4 और 2 6, स्टेरिक नंबर 6 है, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट करेगा। इसी तरह मेरे पास SEF6 है, तो यहाँ पे SEF बॉन्ड कितने होंगे, 6 होंगे, तो स्टेरिक नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। तो डायरेक्ट करने का तरीका अब ये रहेगा आपके पास। फिर मेरे पास लोन पेयर वाले केस, ये आपको जनरली एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतने कॉम्प्लिकेटेड, ये आपके जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये भी करना चाहते हो तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी था मेरे हिसाब से। यहाँ तक तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछता ही नहीं है, आपको पूछ भी लिया तो ये बॉन्ड पेयर तक पूछ लेगा मैक्सिमम, यहाँ तक, राइट। लोन पेयर वाले में इसमें नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। होप आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे स्टेरिक नंबर 1 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। स्टेरिक नंबर 2 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके लिए स्टेरिक नंबर 2 नहीं आएगा, सॉरी, sp हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास, इसका स्टेरिक नंबर आएगा 2, क्योंकि एक s एक p है। sp2 में स्टेरिक नंबर 1s 2p है तो 3 आएगा, 1 + 2। हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, आप खुद बोलोगे 4। sp3d है, इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 5। sp3d2 है, स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 6। ठीक है, तो मॉलिक्यूल देखना उसमें कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं वो देखना, वही स्टेरिक नंबर के बराबर आएगा, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो वो भी ऐड कर दो, नहीं तो बॉन्ड पेयर ही देखने होते हैं तो वो स्टेरिक नंबर है, और स्टेरिक नंबर के हिसाब से यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। नाउ दिस वाज योर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं अपनी VSEPR थ्योरी पे वापस। जो मैंने आपको बोला था इसके मैं आपको शेप्स समझाता हूँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। तो पहली बात तो मेरे पास यहाँ पे ये निकल के आई थी कि ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड होती है आपकी किस पे, जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो डिसाइड होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से, बट जो शेप है वो डिसाइड होती है आपके बॉन्ड पेयर से, खाली बॉन्ड पेयर से, राइट। जो आपकी शेप है वो खाली बॉन्ड पेयर डिसाइड करते हैं, जो आपकी ज्योमेट्री है वो आपके लोन पेयर डिसाइड करते हैं। मेरे पास मॉलिक्यूल है वो है मेरे पास AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, मतलब सेंट्रल एटम 1 है, सराउंडिंग एटम 2 है। AB2 का मतलब ये 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, 2 है। अब 2 बॉन्ड पेयर का स्टेरिक नंबर आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, और 2 स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो कैसा दिखेगा, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट कैसा होगा मेरे पास AB, ये ऐसा होगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
ये बी कोई और है, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है, राइट। अब मैं डायरेक्ट इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये सब करना हम अब बंद कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं काम की बात पे, वो ये है कि इसकी शेप हमारे पास यहाँ पे कैसी होगी, ऐसी होगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको अच्छी तरह पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल आपका होता है 180 डिग्री का, राइट। तो ये था हमारे पास ये, इसमें एग्जाम्पल इसने दी है BeF2 और CO2 की। तो BeF2 जो हमारे पास होता है ये हमारे पास ऐसा होता है, राइट। स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp, और ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टेरिक नंबर 2 है, AB2 है, स्टेरिक नंबर 2 होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp आएगी। और ज्योमेट्री यानी कि इसकी जो हमारे पास ओरिएंटेशन है वो कैसी होगी, लीनियर, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और एग्जाम्पल BeF2 और CO2। फिर है मेरे पास यहाँ पे AB3 टाइप का मॉलिक्यूल। AB3 टाइप का मॉलिक्यूल आप खुद देख लो, स्टेरिक नंबर क्या आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है। 3 स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन अब की क्या होती है, sp2 होती है, sp2 होती है। अब sp2 कैसा होता है, वो आपका ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता था ना, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसी में आपकी एग्जांपल है यहाँ पे BF3 और AlCl3। तो BF3 यहाँ पे आपका ऐसा हो जाता है, आपको पता है ना ट्राइगोनल प्लेनर में ऐसा दिखता है। और हमारे पास AlCl3 भी कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है, राइट। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और शेप को क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। आपके जो बोर्ड का प्लेन है या जो आपकी स्क्रीन का प्लेन है, इसी के प्लेन में हमारे पास है। फिर हमारे पास आता है AB2L। AB2L का मतलब हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसमें हमारे पास AB2 है मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, और L का मतलब लोन पेयर है। तो यहाँ पे आप स्टेरिक नंबर देखोगे तो 2 बॉन्ड पेयर वो 1 लोन पेयर है, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर हमारे पास आ जाएगा 3, स्टेरिक नंबर अगेन हमारे पास 3 आ जाएगा। उसकी शेप क्या होती है स्टेरिक नंबर 3 की, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, राइट, एक S एक P, तो स्टेरिक नंबर 3। अब इसमें हमारे पास क्योंकि लोन पेयर है तो ये कैसा दिखेगा, तीसरा हमारा यहाँ पे AB2L जो है वो कैसा दिखेगा, 2 तो बॉन्ड पेयर है, एक इसमें हमारे पास लोन पेयर रख दिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। बट इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री है अगेन वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। यहाँ पे शेप जो है ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं इसको, तो ज्योमेट्री इसकी क्या है, ये हमारी पास बात हो रही है ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इसकी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ही है। बट इसकी जो शेप है, शेप मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप क्या निकल के आ रही है, एक्चुअल शेप इसकी V शेप आ रही है। तो ज्योमेट्री तो किससे डिसाइड होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों से, तो उसके हिसाब से शेप तो प्लेनर है, बट ज्योमेट्री तो इसकी प्लेनर है। बट जो एक बार फिर से सुनिए, जो हमारे पास ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो आपकी डिसाइड होती है आपके लोन पेयर से और आपके बॉन्ड पेयर दोनों से, तो उसके हिसाब से ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। बट शेप डिसाइड होती है आपके बॉन्ड पेयर से, ना कि लोन पेयर से। उस हिसाब से यहाँ पे शेप कैसी आ रही है, V टाइप की आ रही है, और V भी कैसा, बेंट V, क्योंकि यहाँ पे इसको रिपेल करेगा एज पर VSEPR थियोरी, तो यहाँ पे हमारे पास बेंट V शेप आएगा, राइट। फिर हमारे पास AB4 टाइप है। AB4 टाइप में स्टेरिक नंबर आप खुद बोलोगे तो 4 आएगा। 4 स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है, और उसी शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल CH4 और SiF4। नाउ हमारे पास चौथा जो इसमें हमारे पास दिया है, अच्छा इसकी एग्जांपल जो थी हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 AB2L की, इसमें हमारे पास SO2 आ जाता है। अब SO2 जो है वो कैसी शेप इसकी होती है, ये कुछ ऐसा होता है आपका SO2, राइट। तो ये मैं कैसे बनाया, मैंने क्यों डबल बॉन्ड इसको दिए, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, वैलेंसी 6 है, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके 2 हो गए 4, और लोन पेयर एक इसका हो गए 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा साफ इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम। फिर मेरे पास चौथा आ जाता है AB4 स्टेरिक नंबर 4, दैट इज टेट्राहेड्रल CH4 की इसमें एग्जांपल इसने ली है। तो इसमें मैं चौथा जो है दैट इज A सेंट्रल एटम है, स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, दैट इज sp3, बॉन्ड एंगल 109.5। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। अब यही एग्जांपल किसकी है, CH4 की है,
बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री का। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे बेंट भी है तो हम नहीं बोल सकते, बट इतना बोल सकते हैं कि 120 डिग्री से कम होगा, लेस देन 120 डिग्री। और यहाँ पे 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा। इसी तरह AB3L वगैरह के लिए भी आप कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास NH3 PX3 वगैरह आ जाते हैं, राइट। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये भी पढ़ा देता। इससे और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। AB5 टाइप है, तो अगर यहाँ पे आप बॉन्ड पेयर्स देखोगे या लोन पेयर्स देखोगे, यहाँ पे हमारे पास खाली क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास खाली बॉन्ड पेयर है। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे स्टेरिक नंबर हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन sp3d आपकी होती है, राइट। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री आपकी थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। और इसकी शेप भी वही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल है pf5 की, राइट, pf5। इसका स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी और उसकी शेप हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसी होती है। ये ट्राइगोनल और ऊपर नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, पिरामिड 2 बन रहे हैं, नीचे भी ऐसे पिरामिड बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल pf5। सो दैट इज योर pf5। इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, राइट। अब और मॉलिक्यूल्स की आपकी हाइब्रिडाइजेशन आपको, अच्छा एक और टेट्राहेड्रल में CH4 के अलावा आप SiF4 की भी देखोगे क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो SiF4 की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, स्टेरिक नंबर क्या है इसका 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3 हो जाएगी। तो हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्रीज का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CH4 भी इंपॉर्टेंट। इनमें से आपके लिए एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूँ तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है, BeF2 इंपॉर्टेंट है, CO2 इंपॉर्टेंट है, BF3 इंपॉर्टेंट है, CH4 इंपॉर्टेंट है, SiF4 इंपॉर्टेंट है, NH3 आपका इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको वैसे बनाना आता है। अब NH3 में क्या है, NH3 में आपका एक लोन पेयर है और 3 इसमें हाइड्रोजन एटम्स है। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा NH3 का, यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली NH3 बोल देता हूँ। इसमें आपका क्या है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तीनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा स्टेरिक नंबर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमारे पास क्या होगा, ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल से इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इट इज़ लेस देन 109.5। एग्जैक्टली मैं आपको बोलूँ ये होता है 107 डिग्रीज के बराबर। इसी तरह वाटर का भी आप देखना चाहो तो वो भी इजी है, उसमें बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के बराबर होता है। तो ये था हमारे पास बेसिक VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन की इंटरमिक्सिंग कैसे होती है, राइट। तो ये पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका एक चीज़ पे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज योर बॉन्ड पैरामीटर्स, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है आपके बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारे पास एक तो, अच्छा इसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसमें देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर लगभग इतना ही है। इसके बाद डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपकी यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपके बॉन्ड पैरामीटर्स। इसमें हमारे पास पहला पैरामीटर आता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 न्यूक्लियर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ये मैंने आपको पहले ही बोला था। अब एक किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटम के साइज के। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। थोड़ा सा साफ हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, या इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, राइट। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें होंगे उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये भी मैं आपको MOT में सिखाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे निकालते हैं। फिर आता है परसेंटेज S कैरेक्टर। तो अब हाइब्रिडाइजेशन देखोगे सेंट्रल एटम की, तो उसमें जितना S कैरेक्टर आएगा, S कैरेक्टर मतलब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो S कैरेक्टर कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पे S कितने हैं, 1 है, P कितना है, 1 है, तो S कैरेक्टर कितना आएगा 50%।
इसी तरह मेरे पास sp2 है, इसमें s कैरेक्टर कितना आएगा, वो आएगा आपका s कितना है 1 है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 3 है, इंटू करोगे 100, ये आएगा 33%। इसी तरह मेरे पास sp3 है, इसमें हमारे पास s कितना है 1 है, टोटल ऑर्बिटल्स 1 + 3 4 है, इंटू में 100 करोगे ये 25% आएगा। तो ये होता है परसेंटेज s कैरेक्टर। तो जितना परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है उतना क्या होगा, जितना परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, आपको पता है s सब शेल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताई थी, मतलब ये ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता है। अब जिस एटम में न्यूक्लियस के क्लोज शेल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये हमारे पास एटम उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम ये अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा दोनों एटम्स के। एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास वो इंक्रीज करेगी विद परसेंटेज s कैरेक्टर। तो सिंपली आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज s कैरेक्टर देखोगे, वहाँ से बॉन्ड लेंथ देखोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो बॉन्ड लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज s कैरेक्टर के। तो अब 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मुझे कंपेयर करने हैं। जैसे मेरे पास ये है पहला मॉलिक्यूल इथाइन, ईथीन और इथेन। मुझे क्या करना है, इनकी बॉन्ड लेंथ देखनी है। तो साइज ऑफ एटम तो सेम है, कार्बन कार्बन ही है। फिर देखेंगे आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, तो वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ। उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम होगी, राइट। या परसेंटेज s कैरेक्टर से भी देख सकते हो, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, राइट। तो उसमें स्टेरिक नंबर देखोगे, दैट इज योर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। मगर स्टेरिक नंबर में हम एक चीज़ में आपको बोलना भूल गया था कि इसमें हम खाली सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास स्टेरिक नंबर में 1 है, तो स्टेरिक नंबर 1 हो जाएगा। अब स्टेरिक नंबर 1 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, s आपकी स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर आपका यहाँ पे, एक सेकंड आप रुको, यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या होगा इस कार्बन एटम के लिए, इसमें हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, एक तो ये वाला है, दूसरा जो हाइड्रोजन के साथ है। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 आ जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp आ जाएगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आएगा, परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें आएगा 50%। इस वाले में हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर कितना है, एक तो ये है, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, तो टोटल 3 हो गए। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पे 33% आएगा। और इथेन के मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी, परसेंटेज s कैरेक्टर क्या आएगा 25% आएगा। और बॉन्ड लेंथ s कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमारे पास इसका s कैरेक्टर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी, जो IB है। तो ये मेरे पास था बॉन्ड लेंथ और इसकी डिपेंडेंसी। इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है एक मोल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी, ताकि जो एटम से आपके सेपरेट हो जाए इनटू स्मॉल गैशियस एटम्स, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप सो एज टू सेपरेट देम इनटू गैशियस एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लाइक बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंड करेगी, ये बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, और ये डिपेंड करती है लोन पेयर्स पे भी। तो अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, साइज ऑफ एटम की, तो जितना साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो उनको ब्रेक करना, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी होगा। तो इसमें मेरे पास जितना इस एटम का साइज होगा, जैसे आप देख सकते हो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो एटम ऑफ साइज जैसे जैसे बढ़ेगा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एटम से दूर होता जाएगा। क्लोरीन में नज़दीक होगा, ब्रोमीन में दूर होगा, और आयोडीन में सबसे दूर होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा क्योंकि आयोडीन से इलेक्ट्रॉन दूर है। तो विद साइज बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, और बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके ऑब्वियसली बढ़ेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। या आपकी नॉर्मल सी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, जितनी बॉन्ड्स आपको तोड़ने पड़ेगी उतनी बॉन्ड एनर्जी लगेगी। तो मेरे पास N2 है, तो अगर मैं पहले ऊपर देखूँ मेरे पास साइज ऑफ एटम के बेसिस पे, तो मैंने बोला कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। तो इसका साइज सबसे छोटा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ब्रोमीन का साइज और ज़्यादा तो एनर्जी कम हो जाएगी। और आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज है तो एनर्जी सबसे कम होगी। फिर मेरे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। N2 में मेरे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, फ्लोरीन में मेरे पास फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी है, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फॉलोड बाय ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स, फॉलोड बाय फ्लोरीन का 1 बॉन्ड। फिर मेरे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास लोन पेयर है ही नहीं, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास दूसरा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बाद हम आते हैं आपके तीसरे वाले, जो हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो उसमें हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपको पता है कि ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला इसमें आता है हमारे पास, तो बॉन्ड एंगल आपको पहले पता है क्या होता है। सो इट इज द एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो जो हमारे पास बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा पहले तो एस कैरेक्टर पे, राइट। sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें 33% होता है हमारे पास s कैरेक्टर, इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट, sp3 जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर हमारे पास कितना होता है, 25%, तो इसमें हमारे पास 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3 180 डिग्री, इसमें 120 डिग्री, इसमें हमारे पास कितना होता है 109.5 डिग्री। फिर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये वाली चीज़ आ जाती है। अब इसके साथ कैसे वैरी करती है तो वो मैं आपको समझाऊं। जैसे मेरे पास H2O, H2S और H2Se और H2Te है। ये मेरे पास है H2O, ये मेरे पास है H2S, ये मेरे पास है H2Se, ये मेरे पास है H2Te, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करेगा। ऊपर इनके पास 2-2 लोन पेयर तो हर जगह है, तो वो आप ऐसे दिखाओगे। तो होगा क्या कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, तो ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे ये भी इसको रिपेल करेगा। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 से श्रिंक होके 104.5 डिग्री का हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही इस क्या करेगा, जो हमारे पास ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा तो होगा ये मेरे पास कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो इसको रिपेल करेगा बट साथ में इनमें भी रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम नहीं होगा, ठीक है। कंपेयर टू सल्फर, जो हमारे पास ये वाला है सल्फर, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिलेटिवली इधर रहेगा, तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े दूर है। यहाँ पे कितने थे, 5 थे, ये इधर था इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर था। सल्फर के केस में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर है तो दूसरा थोड़ा सा दूर होगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी तरह हमारे पास टेलुरियम में और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, राइट। इसमें हमारे पास एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, जिसकी वजह से अगेन जो मेरे पास इनमें हमारे पास सिलीनियम और टेलुरियम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा वाला ये थोड़ा सा दूर रहेगा। इसकी वजह से रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा और बॉन्ड जो है वो आपका एंगल जो है रिलेटिवली छोटा होता जाएगा। यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा कंपैरेटिवली, यहाँ पे रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा इससे छोटा होगा, यहाँ पे रिपल्शन और कम है तो बॉन्ड एंगल और कम होगा, और यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम है तो बॉन्ड एंगल बहुत यहाँ पे छोटा होगा, क्योंकि ऊपर से हमारे पास लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास कैसे आपका जो हमारे पास बॉन्ड एंगल वेरी करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना हमारे पास सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के पास होंगे, उनके बीच में यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं है तो ऐसा नहीं हो रहा, इसमें और दूर है तो और कम रिपल्शन है तो एंगल कम होगा, इसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा दूर है तो रिपल्शन और कम होगा, एंगल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा निकल के, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम, ये हमारे पास बॉन्ड एंगल आ जाता है। अब इनमें हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये हमारे पास लेस देन 104.5 डिग्री, और इसमें इससे भी कम, इसमें इससे भी कम हो जाएगा, राइट। फिर हमारे पास आता है ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर इज द बॉन्ड एंगल। जैसे मेरे पास H2O, NH3 और CH4 है, राइट। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास H2O है, इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है। ये 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री होता है। NH3 में 1 लोन पेयर ही है, राइट। यहाँ पे मेरे पास
एक लोन पेयर है, ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को 107 डिग्री कर देता है। और CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आता है, ये आता है। तो CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर NH3 का, फिर H2O का। तो ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाता है। फिर मेरे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर होता है, राइट। जैसे फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन 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 ट्रिपल बॉन्ड है। CH4 में 4, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसमें हमारे पास C2H2 है तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं टोटल। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 बॉन्ड्स है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका कितना, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है दैट इज अबाउट कितने, जितने भी है तो आप ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर आपने समझ लिया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर होता है। अब ये मैंने कैसे निकाला कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखने को मिलेगा। और उसी से मुझे याद हुआ है कि किस में कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको भी जब आप ये बहुत बार पढ़ोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। कहीं पे आपको कुछ याद नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको वो चीज़ नहीं आती है, आपको जस्ट उसको रिवाइज करने की क्या है, नीड है। तो जैसे आप उसको रिवाइज करते जाओगे, बार बार रिवाइज करते जाओगे, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ, तो आपको वो चीज़ दिमाग में क्लियर होती जाएगी।